हुआ के रोटिया हरिया के दलिया तनी घीवो पढ़िए ना जब अजदिया मिलिए। क्या होता, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम। वही बात मेरे साथ हो गई वहां पे। और मेरे साथ भी विश्वासघात कुछ लोगों ने किया जो पार्टी के चुनाव में 2 साल से भी कम समय रह गया है। अभी आपकी तैयारियां क्या है और आप आने वाले इस विधानसभा चुनाव में अपने आप को कहां देखते हैं? काम है जाना और आना और सेवा करना। पार्टी के ऊपर है, लड़ाएगी तो लड़ेंगे, नहीं लड़ाएगी तो फिर देखा जाएगा। अच्छी पार्टी जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है। भाजपा नेताओं पे बहुत आरोप लग रहे इस समय धर्म की राजनीति की। अभी हमने हाल ही में एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से बात की। वो लोग बोलते हैं कि भाजपा हमेशा धर्म की राजनीति करके हिंदू मुस्लिम लड़ा के जीतती है, विकास का काम नहीं करती। इस पे आप क्या कहेंगे? विपक्ष में लोग बैठे हैं कि भारत माता का जयकारा बोलने में उन लोगों को बहुत कष्ट होता था। भारत माता का जयकारा कोई बोलने के लिए तैयार नहीं रहता था। कोई मुसलमान जो लोग इस तरह की राजनीति कर रहे हैं उनसे पूछिए कि क्यों नहीं भारत माता का जयकारा बोलते। उन्होंने आह्वान किया है कि नेपाल के तरह ही जैन लोग जो है वो यहाँ भी हिंदुस्तान में वैसा ही करें यहाँ पे। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। बोलेंगे आप आजादी के बाद सबसे ज्यादा कांग्रेस ही सत्ता में रही है, आप बताइए। तो जितनी बार सत्ता बनी इसका मतलब कि आपने चोरी किया है। आपने भी तो चोरी किया वोट का। बात की जाए देवरिया की तो 7 विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं इस समय। 2 मंत्री भी, एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री। विरोधी पार्टी के नेताओं ने काफी आरोप लगाए हैं कि काम नहीं करते हैं, विकास का हिंदू मुस्लिम करते हैं और कमीशन खोरी का आरोप लगाया है इनके। इसमें क्या काम हमारे इस देवरिया जनपद के माननीय कैबिनेट मंत्री सुरप्रताप शाही जी का लगातार चल रहा है। और आए समय समय पर यहाँ किसान मेला भी आयोजित करवाते हैं। कि कृषि मंत्री होते हुए आप कैबिनेट के देवरिया जिले में यूरिया की भारी कमी देखी जा रही है, किसानों को लाइन लगानी पड़ी। इस पे क्या कहेंगे? रुपया निर्गत हुआ एकमुश्त और चेरों में केंद्रीय विद्यालय बन करके तैयार हो गया। उसके पहले वहां पे जूनियर हाई स्कूल में चल रहा था, अब लगातार सत्र चलता है, इंटर तक का है, भव्य स्मारक है, तमाम चीजें। विपक्ष पार्टी का कोई भी पहले का या अभी का जो वर्तमान में जो नेता है, कोई एक ऐसा नेता वैचारिक मतभेद रखते हुए भी जिनका आपको काम पसंद आता हो, एक नेता का नाम बताइए। देखिए नेटवर्क के आपके अपने भारत दर्पण प्लेटफॉर्म पे मैं रवि मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं इनका मैं परिचय बता दूं। सलेमपुर लोकसभा से जननायक कहे जाने वाले स्वर्गीय हरिकेवल प्रसाद जी के छोटे सुपुत्र, भाजपा नेता और सलेमपुर लोकसभा और भाजपा रानी विधानसभा के लोकप्रिय नेता और युवाओं के काफी पसंदीदा नेता है श्री जयनाथ कुशवाहा उर्फ गुड्डन जी है। आइए इनसे परिचय कराते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे भारत दर्पण के प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले मैं भारत दर्शन के टीम को बधाई देना चाहता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को से भी आप लोग पॉडकास्ट करने के लिए आए हैं। इसके लिए आपके चैनल को और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आगे जैसा कि आपने कहा, मेरे पिता स्वर्गीय हरिकेवल प्रसाद जी जो इस सलेमपुर लोकसभा से 4 बार सांसद रहे जनता के आशीर्वाद से और 2 बार विधायक रहे सलेमपुर विधानसभा से। मैं उनका छोटा पुत्र हूं और राजनीति भी उन्हीं से काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला था। एक तरह से पिता ही राजनीतिक गुरु भी हैं हम लोगों के। और उनके का जो व्यवहार था आम जनता के बीच में, उस व्यवहार को हम लोग अपना करके उनके जाने के बाद लगातार जनता की सेवा हम लोग करते आ रहे हैं। मेरे बड़े भाई साहब 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया था, रविंद्र कुशवाहा जी को, और वो भी जनता के आशीर्वाद से 14 में
और 2019 में भी वह चुनाव जीते लोकसभा का, और 2024 में कुछ कम मतों के अंतर से वह चुनाव हार गए। 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया था विधानसभा भाटपा रानी में, और भाटपा रानी में भारतीय जनता पार्टी का कभी कोई प्रत्याशी जीत नहीं पाता था, मैं भी हार गया। चूंकि हम लोग लोकसभा स्तर की राजनीति करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 17 में मेरे ऊपर विश्वास करके मुझको भारतीय जनता पार्टी का टिकट देकर के भाटपा रानी से लड़ाने का काम किया। मैं समथिंग 51,000 वोट पाया था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा में 51,000 के करीब वोट पाई थी, और 2017 के बाद मैं उसको कर्मभूमि मान करके और जनता के बीच में मैंने तमाम चीजें वादा किया था कि मैं चुनाव जीतूंगा या हारूंगा, आप सभी की सेवा लगातार करता रहा। तो सेवा का जो भाव था, मैं पिताजी से ही सीखा था सेवा भाव, और उस सेवा भाव को वहां पे धरती पर उतारने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, और सरकार बनने के पश्चात योगी जी मुख्यमंत्री बने, और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष माननीय केशव प्रसाद जी डिप्टी सीएम बने, और लोक निर्माण विभाग भी उनको मिला था। लोक निर्माण विभाग के मंत्री होने के बाद हम लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई कि निश्चित तौर पे कुछ काम होगा, विकास होगा, और उसके लिए हम सलेमपुर लोकसभा, सलेमपुर और भाटपा रानी दोनों विधानसभाओं के लिए लगातार केशव जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलता रहा। मेरे पिताजी राजनीतिक जो उनका यहाँ पर परिदृश्य था, मैं आपको बता दूं कि 1996 में चौधरी चरण सिंह की मूर्ति की स्थापना करवाए थे, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, और चौधरी साहब किसानों की बात करते थे, उनका काम करते थे। किसान जब मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, देश के प्रधानमंत्री रहे, तो ऐसे तमाम कार्य उनसे प्रभावित होकर मेरे पिताजी भरथुआ चौराहे पर चौधरी चरण सिंह की मूर्ति की स्थापना कराई, और माननीय मोतीलाल वोरा जी तत्कालीन राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार आए थे उत्तर प्रदेश से, और आकर के उन्होंने एक तरह से कहिए जितना उन्होंने मांग किया, बरथुआ चौराहे के अगल बगल की जितनी सड़कें थी, उस समय सड़कें उस तरह की नहीं थी, लेकिन जितनी सड़कों की मांग किया वह सारी सड़कें बन करके तैयार हो गई। भागलपुर का पुल का पैसा रुक गया था, उन्होंने पूरा पैसा एक मुश्त जारी किया, जब तक बन के तैयार न हो जाए तब तक ये बनता रहेगा। तो मूर्ति का स्थापना करा करके ऐसा एक उन्होंने संदेश दिया, और चौधरी चरण सिंह को किसानों के रूप में हमेशा याद करने का काम हर 23 दिसंबर को उनके जाने के बाद, वो थे तब भी मेला लगवाते थे, किसान मेला के रूप में प्रचलित है, और सरकार की तरफ से वह मेला लगता है, हम लोग उसमें सहयोग करते हैं। उसके बाद मेरे पिताजी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, भाटपा रानी के रहने वाले, तो उनका घर छठियाव है, भागवत भगत खजड़ी वाले बाबा उनका नाम है, और 1904 में उनका जन्म हुआ था, और जन्म के बाद उस समय देश गुलाम था, और जो गुलामी के जंजीर को तोड़ने के लिए वो महात्मा गांधी के साथ भी काम किए, नमक सत्याग्रह में काम किए, और साथ में उनका असली काम यह था कि खजड़ी बजाते थे, तो इसीलिए उनका खजड़ी वाले बाबा का नाम पड़ गया, और खजड़ी बजा करके गीत गाते थे, लोगों को जागृत करने का काम करते थे। तो उनका गीत एक थे था कि गेहुआ के रोटिया रहरिया के दलिया तनी घीवो पढ़िए ना, जब आजादिया मिलिए ना, जब आजादी मिल जाएगी तो हम लोगों को गेहूं की रोटी, दाल तो घी रोटी में लगा हुआ मिलेगा। उस समय का जो सपना था, देखिए कितनी बड़ी बात थी, कितना महत्वपूर्ण था कि उस समय सपना देखा जाता था कि जब देश आजाद होगा और आजादी के बाद हम सभी को जो है इस तरह का रोटी
चावल दाल भोजन करने को मिलेगा। तो यह सोच उस समय का, ये बड़ी सोच थी ना। तो उनकी मूर्ति की स्थापना 2004 में कराए मेरे पिताजी, और वहां भी किसान मेला हर साल उनके नाम पे लगता है लगातार। 2004 से जोड़ लीजिए कि ये 25 है, 25 में भी अभी जनवरी में आयोजित हो, 4 जनवरी को उनका, हर 4 जनवरी को हर साल जो है किसान मेला भव्य रूप में हम आयोजित कराने का काम करते हैं। और इसी क्रम में एक उन्होंने विजन दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूर्वांचल में कहीं मूर्ति नहीं थी उस समय भी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी मूर्ति का उन्होंने स्थापना करवाया है सोहनपुर में। आप जाएंगे तो देखेंगे। और उनके 31 अक्टूबर को जो जन्मदिन है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उस दिन जो है भी हम लोग एक विचार गोष्ठी होती है किसान मेला के रूप में, वहां पे भी लोगों को एकत्रित करते हैं, उनके विचारों को बताते हैं, उनके मार्ग पर चलने की प्रेरणा हम सभी को मिलती है। तो मेरे पिताजी जो छोड़ के गए हैं उसको हम लोग हमेशा आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और इसको जब बढ़ाते हैं तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जनता हम लोग से जुड़ी रहती है परमानेंट। साल में 3 कार्यक्रम बड़ा हो जाता है, और उसके बाद पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी ने हमको टिकट दिया था, चुनाव लड़ाया था, तो बीच में रहने के कारण, जनता के बीच में रहने का, जनता का लाड प्यार बराबर मिलता रहता है, और जनता की सेवा करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपने पिता जननायक कहे जाने वाले हरकेवल प्रसाद जी के बारे में बताया, उनके स्वतंत्रता सेनानी के समय की भी बात बताई। महात्मा गांधी जी के साथ उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी में काम किया। उनके द्वारा कराए गए विशेष कामों को आपने गिनाया, जैसे मूर्ति की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और उनकी चौधरी शरण सिंह जी, किसानों के नेता कहे जाते थे, भारत के प्रधानमंत्री। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई अपने पिताजी के बारे में, या हर चीज अपने क्षेत्र के बारे में बताई। अब आपसे मेरा पहला सवाल ये रहेगा, आपकी जो शुरुआती राजनीतिक जीवन है, क्या उद्देश्य लेके आए थे राजनीति में? आपने पहले ही बताया कि हमारे पिताजी जो थे हमारे राजनीतिक गुरु थे, तो क्या उद्देश्य लेके आए थे, क्या विचार था राजनीतिक जीवन का आपका, और कितना सफल हुआ, इसके बारे में थोड़ा हमको बताइए शुरुआत से। देखिए, जब हम लोग अभी पढ़ रहे थे तो पिताजी बहुत गरीब घराने से थे जी। ऐसा कुछ था नहीं, खेती बाड़ी होती थी और सब्जी वगैरह खेती होती थी। पिताजी आते थे यहाँ पे अपना बेचने का भी, सब्जी बेचने का भी वो काम करते थे। बाद में यहाँ से उनको गांव में कुछ समांतवादी लोग थे, उस समय देश बहुत जल्दी आजाद हुआ था, तो उस समय के गांव की जो सोच थी उसमें जैसे चरपाई था, और उस चरपाई पे वह बैठे थे, गांव के कुछ लोग आए तो उनको बुरा लगा कि हमारे सामने चरपाई बैठा है। फिर दूसरे दिन आए, बाबा समझा दिए, मान गए। फिर दूसरे दिन आए, दूसरे दिन भी वो बैठे थे, वो खड़े नहीं हुए, तो इसी पर उन लोगों ने 2-4 उनको चट्टा जड़ दिया, और उनके जहन में ये सब बड़ी चीजें आ गई कि क्यों हमको मार दिया गया। और उसके बाद से हुआ जो है चारपाई को आजाद कराने के लिए राजनीति में कूद गए, लोहिया जी के संपर्क में आए, और उग्रसेन जी उनके राजनीतिक गुरु थे, जो पोहरिया के रहने वाले थे, एकदम समाजवादी थे, सोशलिस्ट। तो उनके साथ आए, उसके बाद से राजनीति का संघर्ष उनका चालू हुआ। उनसे हम लोग प्रभावित हुए शिक्षा काल के दौरान ही, और शिक्षा के दौरान इलाहाबाद हम पढ़ रहे थे उस समय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, और हमारी जो शिक्षा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है, वहीं से MA LLB भी मैं किया हूँ। तो उसी दौरान 89 में पिताजी को जनता दल ने यहाँ से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था, और भारी बहुमत से जीते थे। तो धीरे धीरे हम लोगों के अंदर भी राजनीति का एक थे, लोग आते थे तो उनका सहयोग, सभी लोग आजकल के युग में ऐसा है कि यदि बाप MP है, MLA है, तो लोग चाहते हैं कि उसके परिवार से जुड़ करके कोई न कोई अपना काम करा ले। तो इस तरह के लोग ऐसे आते थे, तो हम लोग भी उनका सहयोग भाव से कोई करा देते थे, तो काम हो जाता था। वैसे वो तो जनरली सबको का काम करते थे, चाहते भी नहीं थे कि हम लोग राजनीति में आए, लेकिन ऐसा माहौल था घर का कि राजनीति में आ गए। कोई उद्देश्य नहीं था उस तरह का कि हमको राजनीति करनी है, ये परिस्थितियां ऐसी बनी कि हम राजनीति में कूद गए। 2017 में आपने बताया कि भाजपा के टिकट पे भाटपा रानी विधानसभा से लड़े। उस समय तो आपने ज्यादा भाजपा विधानसभा क्षेत्र में, पहले आप उतना स्थापित, आप सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में ज्यादा काम करते रहे, लेकिन आपकी कोशिशों के बावजूद और जन समर्थन भी आपको बहुत अच्छा मिला। भाजपा कभी जीतती नहीं थी वहां से, लेकिन आप बहुत कभी 10,000 वोटों के अंतर से ही शायद हारे थे पहली बार चुनाव लड़ने के बाद। उसके बाद आगे की क्या तैयारी, आप अपने विधानसभा क्षेत्र भाजपा से ही लड़ना चाहेंगे फिर आगे भविष्य में चुनाव, इसके बारे में क्या कहेंगे?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी में 13 में हम लोग जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, तो संगठन की भी कुछ जिम्मेदारी हमको मिल गई थी। उपेंद्र दत्त शुक्ल जी थे इस क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष, तो उनसे मेरा बहुत, मेरे संघर्ष से अच्छा जो कुछ भी है उनसे बहुत अच्छा लगाव था। तो उन्होंने मुझको जिला उपाध्यक्ष के रूप में एक जिम्मेदारी दी और मैं काम करने लगा। तमाम पार्टियां की रैली होती थी, उस रैलियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था, लोगों को भेजने का काम करता था। तो उस परिस्थिति में अब उन लोगों को लगा कि यह भाजपा रानी जीत सकते हैं, तो भाजपा रानी का टिकट मुझको मिल गया और मैं प्रयास भी किया कि जीत जाऊं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां, अब कुछ क्या होता, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम, वही बात मेरे साथ हो गई वहां पे। और मेरे साथ भी विश्वासघात कुछ लोगों ने किया, जो पार्टी के कद्दावर लोग थे, और मैं चुनाव हार गया। हारने के बाद भी मैं लोगों से कहा था कि चलिए भाजपा रानी को एक मॉडल विधानसभा बना करके दिखाऊंगा, और मैं उस पर काम करने लगा। जैसा कि आपसे मैं कहा कि केशव जी को बंगरा बाजार में 4 जनवरी को जो मेला लगता है, जब PWD मंत्री थे, तो उनको मैं बुलाया मुख्य अतिथि के रूप में। और केशव जी पहली बार 2018 में 4 जनवरी को भाजपा रानी के बंगरा बाजार में उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया। उस समय माननीय सांसद जी दिल्ली में थे और 3 तलाक वाला बिल चल रहा था, तो व्हिप जारी था, वो आ नहीं पाए। तो संपूर्ण जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, प्रस्ताव से लेके विधानसभा का। तो मैं 56 सड़कों का प्रस्ताव दिया केशव जी को। मैं भाषण भी दिया, अपनी पिताजी की राजनीतिक इतिहास को भी मैं बताया, और बताने के बाद उनको 56 सड़कों का दिया कि ये बिहार के सटे है, इसका विकास नहीं हो पाया है, केवल यहाँ भाई भाई में लड़ाना और इसी तरह की राजनीति होती है। तो अब मैं विकास करने के लिए आया हूँ, आपसे प्रार्थना है कि सभी सड़कों को आप दे सकते हैं, सक्षम हैं। तो केशव जी मेरे उस प्रस्ताव के लिए, और उन्होंने घोषित किया कि सारी सड़कें स्वीकृत, घोषणा करके मन से गए और सारी सड़कें बन गई, 2 लेन बन गई। उसके बाद माननीय सांसद जी ने गडकरी जी को ले आकर के 2023 में 5,500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिलवा दिया। तब तो 6 लेन बनने जा रही है बकायदे, इस पे काम भी चल रहा है। और जनता से जुड़ करके लगातार गांव-गांव में मैं जाता था, संगठन का भी काम करता था, संगठन से लोगों को भाजपा से जोड़ने का भी काम मैंने भाजपा रानी में किया। लेकिन मेरा दुर्भाग्य 2022 में आ गया, और मेरे भाई साहब सांसद थे। 2022 में यदि मुझको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया होता तो शायद मैं 1,30,000 से जीतता। लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि मेरे भाई साहब सांसद थे, और पार्टी ने तय कर दिया कि किसी सांसद के भाई को या भतीजे को या रिश्तेदारी तक, यहाँ तक कि टिकट नहीं दिया जाएगा। फिर मेरा टिकट कट गया। फिर भी 5 साल का मेरा समय पार्टी के लिए समर्पित था, आगे भी समर्पित हुआ। और भाई साहब ने कहा, माननीय विधायक भाजपा रानी जो वर्तमान में सुभाष कुंवर जी, वो मेरे पास आए थे। भाई साहब ने कहा कि ये बड़े भाई हैं, हम लोग छोटे हैं, इनसे इनको जिता दीजिए। तो उनके कहने पर हम लोग लग गए पार्टी के लिए, क्योंकि पार्टी से जाना कहीं नहीं था। बहुत पार्टियां आई टिकट देने के लिए, उस समय भी मेरे पास बहुत ऑफर आए, लेकिन मैं कहीं गया नहीं। जो पार्टी का नीति निर्देश था, उसकी 2-3-4 दिन कोई भी रहेगा तो मन थोड़ा सा आप तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद ही गड़बड़ हो जाता है। लेकिन हम पार्टी की को वोट देने में, दिलाने में हमारी नियत कहीं से गड़बड़ नहीं थी। और मैंने 2022 में टिकट कटने के बाद भी भाजपा रानी के प्रत्याशी को जिताने के लिए एड़ी से चोटी लगाया, उनके साथ हर जगह गया और वोट बढ़ा, उनको वोट मिला, और प्रत्याशी भाजपा रानी में पहली बार भाजपा का प्रत्याशी जीता। जैसा कि आपने बताया, पार्टी के नियमों के चलते इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपको टिकट नहीं मिला, और एक अच्छे कार्यकर्ता की आपने भूमिका निभाई कि आपका टिकट ना मिलने के बावजूद भी एड़ी चोटी से जोर लगा के अपने पार्टी को विधायक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आपने। अभी 2027 के चुनाव में 2 साल से भी कम समय रह गया है।
अभी आपकी तैयारियां क्या है और आप आने वाले इस विधानसभा चुनाव में अपने आप को कहाँ देखते हैं? भाई, हर तैयारी करने वाला व्यक्ति जो है चाहता है कि हम लड़े, और मन में सेवा भाव है। पार्टी टिकट दे देगी तो लड़ूंगा, पार्टी यदि कहेगी कि नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ूंगा। लेकिन हम जनता के बीच में है। जनता, मैं पहले ही कहा कि एक सेवा भाव मन में है। परिवार भले ही कठिन परिस्थितियों में रहे, लेकिन यदि कोई मेरे पास आता है उसकी मैं सेवा प्रथम करता हूं, परिवार बाद में होता है। तो इस तरह का मनोभाव है मेरे अंदर। पार्टी के ऊपर है, पार्टी यदि मुझको चुनाव लड़ाएगी तो मैं लड़ूंगा। और तैयारी तो हमेशा हम लोगों का परमानेंट चलता रहता है। हमेशा आप देखे होंगे कभी कि हमेशा 10, 15, 20 लोग बराबर साथ में हमारे रहते हैं। मैं बराबर घूमता भी, बैठने वाला आदमी नहीं हूँ। घर पे बस सुबह से 11-12 बजे तक बैठता हूँ, 11 बजे तक बैठता हूँ। 11 बजे के बाद जितने लोग आ गए उनकी सेवा चाहे एसडीएम से करना हो, तहसीलदार से करना हो, थानाध्यक्ष से करना हो, या उनके साथ जाना हो, यह काम मेरा प्रतिदिन का है। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रतिदिन जाता हूँ। गांव में भी यदि पार्टी ने जिम्मेदारी दी है तो वहां जाकर के पार्टी का भी काम करता हूँ। तो रोज का मेरा काम है जाना और आना और सेवा करना। पार्टी के ऊपर है, लड़ाएगी तो लड़ेंगे, नहीं लड़ाएगी तो फिर देखा जाएगा। विपक्षी पार्टी जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है। भाजपा नेताओं पे बहुत आरोप लग रहे हैं इस समय धर्म की राजनीति की। अभी हमने हाल ही में एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से बात की। वो लोग बोलते हैं कि भाजपा हमेशा धर्म की राजनीति करके हिंदू मुस्लिम लड़ा के जीतती है, विकास का काम नहीं करती। इस पे आप क्या कहेंगे वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते? देखिए, विपक्ष का काम जो है आरोप लगाना है जी। सत्ता में हम नहीं रहेंगे तो हम भी आरोप लगाएंगे, वो विपक्ष में है तो आरोप लगाएंगे। लेकिन आप स्वतः इस बात को जान सकते हैं कि धर्म की राजनीति से जोड़ने का काम वो लोग कर रहे हैं। कि धर्म की राजनीति कहां से चालू? देश जब आजाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। धर्म के आधार पे हुआ। धर्म के आधार पे हुआ। और किसने मांगा? जिसकी वो लोग हिमायती, जिसके वो लोग हिमायती है, जिसकी वो सिफारिश कर रहे हैं। हम लोग हमेशा नारा लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लगता है ना? कहाँ है भाई? उनका तो धर्म सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। वो अल्लाह को ही मानते हैं, ईश्वर को कहाँ मानते हैं? उसी को नियम कानून सब उनका वही है। उसके अलावा भारत के इस धरती पर जो कानून बना है, संविधान बना है, उसकी भी वो लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। विपक्ष के लोग पूरी धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप स्वतः देख लीजिए। वह अल्लाह को ही सब कुछ मानते हैं, अल्लाह के अलावा किसी को मानते नहीं। कुछ कानून तो उनके लिए गौण है। और ऐसे लोग देश को तोड़ने का काम करते हैं, देश को जोड़ने का काम नहीं करते हैं। हम इस भारत की धरती का रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, हर चीज खा रहे हैं। अभी भारत और पाकिस्तान में क्रिकेट मैच हो जाए तो क्या किसका जिंदाबाद लगाते हैं हम? जिंदाबाद किसका लगाते हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद। पहले इस देश में उनको मैं कहना चाहता हूं जो विपक्ष में लोग बैठे हैं कि भारत माता का जयकारा बोलने में उन लोगों को बहुत कष्ट होता था। भारत माता का जयकारा कोई बोलने के लिए तैयार नहीं रहता था। कोई मुसलमान, जो लोग इस तरह की राजनीति कर रहे हैं उनसे पूछिए कि क्यों नहीं भारत माता का जयकारा बोलते थे। लोग कहते थे कि भारत माता डाइन है, और यही धरती पे हो, भारत माता के चरणों में हो, भारत माता के गोद में बैठे हो, और यहाँ कर रहे हो भारत माता डाइन है। क्या भारत माता से तुम्हारा बिगड़ा है भाई? और राजनीति कर रहे हो दूसरी चीज की। तो लोग केवल वोट की राजनीति, धर्म को बांटने का वो काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी, जहां तक की बात है, या हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी के सभी नेता भारतीय संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, सनातन की रक्षा हो रही, और सनातन मजबूत हो रहा है। हमारी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो आजादी के पहले तहस नहस हो गई थी, हम उसी को तो बना रहे हैं। हम उसके इतर का है, उसी को बना रहे हैं, उसी को सुदृढ़ कर रहे हैं। जो लूटपाट के लेके चले गए थे, कुछ अंग्रेज ले गए, कुछ मुगल ले गए, तो लेके गए, उसको मैं अब सुदृढ़ कर रहा हूं। हमारे अंदर जो वो जागृति आई है, और जनता के
ने जो संदेश दिया हमको दो बार 2014 से लेकर लगातार 2024 तक, नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं तो जनता के सहयोग से नहीं, तो जनता के सहयोग से आए हैं। और हमारा जो वादा था जनता के बीच में कि हम आएंगे तो ये काम करेंगे, तो हमने कहा था कि धारा 370 समाप्त करेंगे। धारा 370 को समाप्त करने का काम किया मजबूती के साथ। हमने कहा था कि मंदिर बनवाएंगे, तो हमने राम मंदिर का शिलान्यास करवाया, राम मंदिर बनवाकर वो भी कोर्ट के आदेश पे बना। हमारे एक भी कार्यकर्ता जब कोर्ट ने आदेश किया, कोई मिठाई खाया क्या? कहीं देखे कोई मिठाई खा रहा? कहीं जश्न मना? सद्भाव बना रहे हैं। हम सद्भाव चाहते थे कि सद्भाव बना रहे हैं, और सद्भाव के साथ साथ सब जो संविधान है, संविधान के अनुरूप जो काम हो रहा है, तो राम मंदिर भव्य बन करके तैयार हो गया। 3 तलाक को हमने समाप्त किया, इसलिए किया कि वहां महिलाओं की बहुत दुर्दशा है, महिलाओं की बहुत दुर्दशा है। नारी सशक्तिकरण, तो नारी स्वतंत्र है ही नहीं वहां पे। नारी का तो वहां पे जो है शोषण होता है। अब ऐसे लोग के हिमायती हैं समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग। राहुल गांधी देख रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं इस देश में, ऐसे नैरेटिव फैला रहे हैं कि उसकी कोई सीमा ही नहीं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इस देश में नेपाल जैसे लोग आगे आकर के और उनको गद्दी सौंप दे, तो ऐसा इस हिंदुस्तान में ही होने वाला है। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, कभी वो हाइड्रोजन बम, कभी किसी कोई चीज लेके आ रहे हैं। अभी जेनजी को उन्होंने आह्वान किया है कि नेपाल की तरह ही जेनजी लोग जो है वो यहाँ भी हिंदुस्तान में वैसा ही करें यहाँ पे। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। वोट चोरी तो वह जो भी आरोप लगा रहे हैं जेनजी वोट चोरी का, ये सब झूठ बोलना है, और झूठ बोल करके किसी तरह सत्ता में आना है। आप समझिए इस बात को, एक ही बात, जब लोग 2024 का चुनाव हो रहा था लोकसभा का, तो समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के और जो पार्टियां उनके समर्थन में थी, सारे कार्यकर्ताओं को सिखाया गया कि गांव में जाइए, घूम के कहिए कि राजीव कांग्रेस की सरकार आ रही है, 8,500 8500 रुपया खटाखट मिलने वाला, खटाखट मिलने वाला है। और 8500 रुपया कहां गया? राहुल गांधी दिए किसी को? सरकार आई नहीं, लेकिन तत्कालिक लाभ उन्होंने जनता को दिखाया। गांव में बहुत सारे लोग हैं जो तत्कालिक लाभ के लिए इधर उधर हो जाते हैं। इसका दुष्परिणाम रहा कि उत्तर प्रदेश में हमारी कुछ सीटें कम हो गई। इसी का नैरेटिव फैलाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का। आप आजादी के बाद सबसे ज्यादा कांग्रेस ही सत्ता में रही है, आप बताइए। तो जितनी बार सत्ता बनी, इसका मतलब कि आपने चोरी किया है। आपने भी तो चोरी किया वोट का। हम तो 10 वर्ष से है ना सत्ता में इधर, लेकिन सबसे ज्यादा सत्ता में तो कांग्रेस रही है, तो चोरी तो आपने किया। आप कैसे आ गए? आप कैसे आ गए? और जेएनजी का आह्वान करना, यहाँ कौन जेएनजी है? वहां तो नेपाल में देख नहीं रहे हैं कि मोदी 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 ऐसा चाहिए, मोदी ऐसा चाहिए, मोदी ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। तो वहां तो नेपाल के लोग मोदी मोदी, जेएनजी हो चाहे जो लोग भी है, सब लोग मोदी मोदी को चिल्ला रहे हैं। तो यहाँ या वो देश जो है में इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती हैं। यहाँ सब लोग सुलझे हुए लोग हैं और न्याय प्रिय लोग हैं। यहाँ न्याय मिल रहा है सबको, ऐसी बात तो है नहीं कि वहाँ जो है जो नेपाल में हुआ है यहाँ संभव है, यहाँ संभव नहीं हो सकता है। इसलिए कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो जनता के हित के लिए सरकार काम कर रही है लगातार। और इस 10 वर्षों में आपने देखा होगा कि अभी तो मैं आपको पूरा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी का काम गिनाऊं तो आकाश से लेके पाताल तक, और जितनी सीमाएं हैं भारत की, सब जगह कितनी मजबूती के साथ हमारे सैनिक। आप इस बात को सोचिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय, और उस समय का प्रधानमंत्री क्या करता था सैनिकों के साथ, और इस 10 वर्षों में नरेंद्र भाई मोदी का होली और दीपावली किसके साथ मनता है? इस देश के सैनिकों के साथ मनता है। चाहे वो लेह लद्दाख की सीमाएं हो, चाहे कश्मीर की सीमाएं हो, हर जगह मोदी जी जाते हैं। दीपावली उनके साथ बैठ करके मनाते हैं, होली उनके साथ मिलाते हैं, खाना खाते हैं, जो भी जश्न मनाना होता है उनके साथ मनाते हैं। कोई इसके पहले कोई प्रधानमंत्री बता दीजिए जो गया हो, इसके पहले कोई प्रधानमंत्री किसी
क्रिकेट टीम जो बाहर जा रही खेलने के लिए, इंडिया में ही खेलती है, तो वारूम में जाकर के उनको कितना चापसी देता है? दिया है क्या कभी? आप भी तो कर सकते थे भैया, मनमोहन सिंह भी कर सकते थे, पीवी नरसिंह राव भी कर सकते थे, आप खुद से जाके कर सकते थे, लेकिन आप कभी गए? हाँ, मन की बात के माध्यम से देश के कोने कोने में जो लोग काम करते हैं उनके बारे में देखिए, सोचिए कि कितना शानदार लोगों को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। छोटे छोटे काम के बल पे अपनी जीविका चलाने वाले, आत्मनिर्भर बनने वाले लोगों को का हौसला अफजाई यदि कोई करता है तो इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी करता है। महिलाओं से बात करने का काम यदि कोई करता है तो देश का प्रधानमंत्री सीधे जुड़ता है। बच्चों से बैठ करके किस तरह से बात करना है, किस तरह से उनको समझाना है, किस तरह से आपको परीक्षा में बैठना है, किस तरह से आपको तैयारी करना है, कभी इसके पहले आपने देखा है क्या? कोई प्रधानमंत्री या देश का जो विपक्ष की कोई जो मुख्यमंत्री है, कोई बता दीजिए, किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह का काम किया है क्या? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के अलावा। तो केवल ये नारा राहुल गांधी दे रहे हैं, इस पूरे देश को चाह रहे हैं कि देश अव्यवस्थित हो जाए, लूटपाट होने लगे और फिर एक और यहाँ पे किसी देश का और निर्माण हो। इस तरह की भावना राहुल गांधी। बात की जाए देवरिया की तो 7 विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं इस समय। 2 मंत्री में, एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री। विरोधी पार्टी के नेताओं ने काफी आरोप लगाए हैं कि काम नहीं करते हैं, विकास का हिंदू मुस्लिम करते हैं और कमीशन खोरी का आरोप लगाया है इनके। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, देवरिया जनपद में जनता ने 7 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताने का काम किया और जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने विधायक हैं सब लोग शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। विकास का काम हो रहा है देवरिया जनपद में। विपक्ष का मैं कहा कि आरोप लगाना, कमीशन खोरी से लेके हर चीज करना, अरे भाई अपने अंदर भी तो थोड़ा झांक करके देखो कि मैं क्या करता हूं, मैं कितना ईमानदार हूं, मेरा नेता कितना ईमानदार है। ये तो झांकने की और ताकने की जरूरत है। ताकते इधर हो लेकिन अपने अंदर झांकने का भी काम करो। किसी के ऊपर आरोप लगाने से या आरोप तुम सिद्ध कर नहीं सकते हो कि मैं कमीशन लेता हूं। हमारे सरकार की और योगी जी इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सीधे सीधे कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस पे काम होगा और जीरो टॉलरेंस पे काम हो भी रहा है। बताए ना, सल्लभ भाई की बात है, हमारे सल्लभ भाई शानदार तरीके से काम करें। कहा हिंदू मुसलमान के, अब एसएस माल खुला हुआ है, एसएस माल के पास कितना रुपया है, कहां से 10 माल खोल दिया हो। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं से उसकी जबरदस्त देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होगा और फंडिंग आई होगी, तभी वह सलेमपुर से लेके देवरिया में 10 उसका माल खुला है हम सुने। और वहां हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है, धर्म परिवर्तन किया जाता है और हम सही बात उठा रहे हैं तो ये आरोपी हम हो गए। सही बात हम उठा रहे हैं तो हम आरोपी कैसे हो गए भाई? मैं उनको सजा दिलवाने की जो कानून बना है उसके हिसाब से मैं उसको सजा दिलवा रहा हूं। हमारा काम ही यही है कि जो इस देश की सनातन संस्कृति को मिटाने का काम करेगा। हम संकल्पित हैं कि हम सनातन संस्कृति के साथ हैं, इसको बिखरने नहीं देंगे, इसको बंटने नहीं देंगे। और आप तो सीधे सीधे ऐसे लोगों की पैरवी करते हो कि वो दूसरे देश का गान गाते हैं और दूसरा देश बनाना चाहते हैं। उनको हिंदुओं के पूजा पाठ और ये क्या होता है, पूजा पाठ के साथ साथ तमाम ऐसी चीजें हैं, उनमें इनको विकृतियां दिखाई देती हैं। केवल किस लिए कि हमको वोट मिल जाए अल्पसंख्यक वर्ग का, इसलिए हिंदू ही हिंदू का दुश्मन बना हुआ है, विरोध कर रहा है। बताइए कि हमको अल्पसंख्यक का वोट मिल जाएगा, मेरी सत्ता आ जाएगी, तो ये होने वाला नहीं। सत्ता कहां आ पाएगी? और हमारे 7 विधायक बताए, कोई सिद्ध कर दे कि कौन कमीशन ले रहा है। ऐसा तो नहीं लगता है कि कोई कमीशन ले रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है। चाहे हमारे साका भाई हैं, दीपक बुआ शानदार काम कर रहे हैं बरहाज में, देवरिया में सल्लभ भाई शानदार तरीके से देवरिया का विकास कर रहे हैं, लगातार लोगों के, पूरे जनपद के लोगों के लिए चिंता करते हैं। और चिंता इस तरह की, बिजली से संबंधित अभी मामला था, पत्र दे मुख्यमंत्री को दिए थे कि निर्बाध गति से ये ज्योतिया व्रत है, उस ज्योतिया व्रत में निर्बाध गति से देवरिया जनपद में बिजली नहीं कटनी चाहिए।
और कोई भी समस्या होती मजबूती के साथ उठाने का काम करते हैं। हमारी मान लीजिए सलेमपुर की विजयलक्ष्मी है, ये भी विकास का काम कर रहे हैं। हमारे सभा कुंवर जी वो भी विकास का काम कर रहे हैं। जयप्रकाश जी भी विकास का काम कर रहे हैं जो रुद्रपुर विधानसभा से, और शाही जी तो पूरे प्रदेश में छाए हुए हैं। इतना कृषि से संबंधित काम कोई कर रहा है, रोज तो हर जगह काम ही काम दिखाई दे रहा। और हमें तो लगता है कि इतना दौड़ा लगातार आज देवरिया में दिखाई देंगे तो कल पता चला कि प्रदेश के किसी कोने में या देश के किसी कोने में दिखाई देंगे। और हमेशा किसानों की चिंता, किसानों की आय कैसे दोगुनी हो, इस पर कार्य करने का काम हमारे इस देवरिया जनपद के माननीय कैबिनेट मंत्री सुरप्रताप शाही जी का लगातार चल रहा है। और समय समय पर यहाँ किसान मेला भी आयोजित करवाते हैं। किसानों में का बीज से लेके हर चीज का वितरण भी कराने का काम करते हैं। तो सभी लोग जिनको जनता ने जिम्मेदारी दी है वह बड़े, हमारे सातों विधायक शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी या अन्य जो पार्टियां हैं सत्ता का विरोध करती है, विरोध करती रहे, उससे कुछ लेना देना नहीं। और कमीशन खोरी की बात है तो कमीशन खोरी तो उन लोगों का काम है, आदत बनी हुई है कमीशन लेने का, देने का, तो कर रहे होंगे वो लोग। अपनी भावना को दूसरे पर ठेलना ये समाजवादियों से सीखे। तो कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी की बात की आपने, प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे, भाजपा के वरिष्ठ नेता है। उन पे भी आरोप लगा है कि कृषि मंत्री होते हुए आप कैबिनेट के देवरिया जिले में यूरिया की भारी कमी देखी जा रही है, किसानों को लाइन लगानी पड़ी, इस पे क्या कहेंगे? यूरिया आपूर्ति नहीं हो पा रही है सही तरीके से। देखिए, माननीय कृषि मंत्री जी लगातार इस संबंध में अधिकारियों के संपर्क में हैं, बातचीत कर रहे हैं। कहीं कहीं कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो काफी खाद और डंप कर लिए थे, उनके खिलाफ भी वो कार्रवाई किए, उनके गोदामों तक गए, उनको सील कराने का भी काम किया। और शाही जी किसानों के हित की हमेशा बात करते हैं। खाद की बहुत किल्लत नहीं है और वह समय समय पर गोदामों पे जा रही है, वहां लोग जा रहे हैं, गोदाम से खाद उठा ले रहे हैं। मैंने देखा 2-3 दिन पहले अभी बरथुआ पे ही खाद वितरित हो रहा था सोसाइटी पे। तो ऐसा नहीं है कि खाद की किल्लत है, ये जो विपक्ष के लोग हैं वो नैरेटिव फैला रहे हैं कि खाद की कमी हो गई है। खाद की कमी तो उस समय थी 2014 के पहले, जब इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो खाद की इतनी किल्लत थी कि 3-3 दिन 4-4 दिन 5-5 दिन लाइन लगाइए तो भी खाद नहीं मिलती थी, गैस नहीं मिलता था, बिजली नहीं मिलती थी। तो समस्याओं का अंबार था उस समय, और सारी समस्याओं का निस्तारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। 2014 में जब नरेंद्र भाई मोदी सरकार में आए तो उसके बाद से गैस के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ती, खाद के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ती, बिजली के लिए धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। अब 10 सालों में आपने देखा होगा कि धरना प्रदर्शन सब खत्म हो गया। तो पहले बहुत धरना होता था बिजली के लिए, गैस के लिए और खाद के लिए। मेरे पिताजी जब मेला लगवाते थे बरथुआ में तो उस समय खाद की बहुत किल्लत थी, समझिए। तो 2012 के पहले जब वो थे तो कहते थे डीएम साहब, सीडीओ साहब 2 ट्रक खाद जो है आप बरथुआ मेले में भेज दीजिए। 2 ट्रक खाद जब 4 जनवरी आता था तो वहां भेज दीजिए। तो 2 के बजाय 3-3 ट्रक आता था, वहां खड़ा होकर के हम लोग बंटवाने का काम करते। तो वह स्थिति अब समाप्त हो गई। अब बरथुआ में कहीं चौधरी साहब के जन्मदिन पर अब खाद नहीं वितरण करना पड़ता है, वहां कोई ट्रक नहीं आता है, कोई लाइन नहीं लगती है। भागवत भगत खजड़ी वाले के जन्मदिन पर वहां भी कोई ट्रक नहीं आता है, कोई खाद आती है न कोई मेला लगता है। अरे कोई खाद के लिए मारामारी नहीं करता, कोई लाइन नहीं लगती। वहां किसान आते हैं, पौधा खरीद के ले जाते हैं, अपने से संबंधित इंस्ट्रूमेंट ले जाते हैं। किसानों से जो नई तकनीकी आई है, आधुनिकरण हुआ है, तो उसमें जो नई नई तकनीकी की चीजें हैं, सारी मशीनें वहां आती है, ऑनलाइन है सर, वहां भी आती है, कुछ प्रदर्शनी के रूप में ऑनलाइन लोग करते हैं। वहां से जो खरीद के ले जाना चाहता है खरीद के ले भी जाता है। तो जितने मेला लगते थे पहले हर जगह मेरे पिताजी खाद बंटवाते थे, लेकिन अब वो खाद हम लोग भी जब है ही नहीं, कोई मांग ही नहीं रहा है, तो खाद बाजार में उपलब्ध है, इसलिए जो है कोई खाद की कोई किल्लत नहीं लग रही है। थोड़ी बहुत समस्या आई होगी, वो भी माननीय मंत्री जी ऐसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मंत्री हैं, निश्चित तौर पे उसका समाधान निकाल लिए होंगे।
सलेमपुर की जनता ने और बलिया का भी क्षेत्र आता है कुछ, आपके पिताजी को, आपके बड़े भाई को बहुत बार सम्मान करके भेजा, पहुंचाया लोकसभा में। आपने उस समय लोकसभा में रहते हुए आपके परिवार ने क्या जो महत्वपूर्ण विकास की योजनाएं देवरिया में की, उसका थोड़ा हमें दर्शकों को बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, चाहे मेरे पिताजी को जो जनादेश मिला जी तो पिताजी विकास के लिए हर जगह लड़ जाते थे जी और उन्होंने काफी कुछ विकास कराया। जब वो विधायक थे, पहली बार हुए थे, तो उन्होंने, आप देखे होंगे जितनी नदियां, पहले बाढ़ आता था बहुत ज्यादा और बाढ़ से लोग प्रताड़ित हो जाते थे, बहुत पीड़ित हो जाते थे और नाव से मेरे पिताजी रात रात भर चलते थे सेवा भाव लेकर के, उनके घरों तक जाना क्या परेशानी है। और उन्होंने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया और जितने बंदे आप देख रहे हैं, ये नदार वाला बंदा है, भाटपार का बंदा है या इधर बंदा है, सारे बंदे मेरे पिताजी द्वारा बनवाए गए। विकास की यदि बात मैं करूं तो उन्होंने विकास का एक मॉडल मेरे पिताजी ने दिया पूरे सलेमपुर लोकसभा में। और आपको बताया कि जो भागलपुर का पुल है उन्होंने स्वीकृत करवाया था और शेष पैसा मोतीलाल वोरा जी से दिलवा करके उसको निर्बाध गति से जुड़वाने का काम किया। वो बन करके तैयार हो गया, उद्घाटन हुआ। मेरे पिताजी उसके अलावे सलेमपुर में केंद्रीय विद्यालय आप देख रहे हैं ना, चेरों में जो बना हुआ है, 14 एकड़ में फैला है। एक छोटा सा दृष्टांत बता दूं, पहले सांसद लोगों को 2 कोटा था किसी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए, पूरे देश में कहीं लिख देते थे लोग, तो उसमें 2 बच्चों का नाम जहां भी आप चाहें देश में, तो सांसद लोगों को उस समय कांग्रेस सरकार ने या चाहे संविधान ने दिया था, तो उस परिस्थिति में वो लिख देते थे, 2 लोगों का एडमिशन हो जाता था, गरीब लोगों का। 2004 से 9 के बीच में जब मेरे पिताजी सांसद थे तो उस समय एक जीओ आ गया, पास हुआ कि अब आप अपने संसदीय क्षेत्र के विद्यालयों में ही संस्कृति कर सकते हैं, न कि देश के किसी कोने वाले विद्यालय में। तो इस पे मेरे पिताजी तुरंत आए और मनन किए। मनन करने के बाद एक धर्मराज सिंह जी थे, मेरे पिताजी के बड़े सहयोगी थे, तो उनसे बात हुई। बात करने के बाद एक क्वेश्चन लगाइए लोकसभा में कि जब मेरे संसदीय क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय है नहीं तो मैं किसको वहां पे किस बच्चे का नाम नामांकित कराऊंगा। और उन्होंने इस सवाल को पार्लियामेंट में उठाने का काम किया और जब पार्लियामेंट में उठा तो सरकार को लगा कि ये तो बहुत जेन्युइन मामला है, मांग है, तो सदन ने पास किया कि पूरे देश के जितने लोकसभा है, सारे लोकसभाओं में एक एक केंद्रीय विद्यालय बनेगा। और उसका परिणाम हुआ कि चेरों में स्वीकृति हुई और थोड़ा जमीन का लफड़ा था तो 2012 में स्वीकृति मिल गई थी, 2009 में। लेकिन मेरे पिताजी के देहावसान के बाद हम लोग उस कार्य को आगे बढ़ाना चाहते थे, तो आगे बढ़ाने के लिए हमारे एक वहां के ग्राम प्रधान थे शिवशंकर गुप्ता जी, उनका भी बड़ा योगदान रहा। और यहां से लेके 2014 में जब भाई साहब हमारे सांसद हो तो उसके बाद से लमसम 14.5 करोड़ रुपया निर्गत हुआ एक मुश्त और चेरों में केंद्रीय विद्यालय बनकर के तैयार हो गया। उसके पहले वहां पे जूनियर हाई स्कूल में चल रहा था, अब लगातार सत्र चलता है, इंटर तक का है, भव्य स्मारक है, तमाम चीजें हैं। हॉस्पिटल मेरे पिताजी बनवाए। मेरे पिताजी 98 में जो मझौली राज में आप देख रहे हैं महिला डिग्री कॉलेज, जब मोतीलाल वोरा जी आए थे यहाँ पे तो महिला डिग्री कॉलेज का एक उन्होंने घोषणा किया। यहाँ सलेमपुर में जमीन नहीं थी, तो जमीन न होने के कारण वो अब जाने लगा दूसरे जगह। फिर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया, सरकार नहीं थी, तो उसके बाद से वो फिर जो है हुआ कि सरकार इस पर विचार कर रही है और सरकार विचार करके उसको मझौली राज में स्थापित किया। तो इस तरह से मेरे पिताजी सड़कों का भी जाल बिछाया बहुत और हॉस्पिटल से लेके तमाम ऐसे काम किए, उसकी कोई सीमा नहीं है। और मेरे भाई साहब जब 2014 में सांसद हुए तो उन्होंने भी लगातार, चाहे सलेमपुर हो चाहे भाटपार हो, भाटपार में देख ही रहे हैं कि सब 2 लेन सड़कें हो गई, सलेमपुर में भी सारी सड़कें 2 लेन। और हमें लगता है कि केवल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क जो प्रधानमंत्री जी के यहां से होती 35 2 विधानसभाओं में 35 से
36 सड़कें बनी हैं और सब 5 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर के अंतराल की। अब उसको गिनाएंगे तो समय लगेगा थोड़ा, सूची भी कहेंगे तो मैं दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जितनी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कें बनी है सारी शानदार और नई तकनीकी से बनी है। थोड़ा लेट हुआ जिसका दुष्परिणाम हम लोग, और नई तकनीकी से बनने के कारण थोड़ा लेट हो गए FDR तकनीकी से। तो सलेमपुर में और भाटपार में सड़कों का जाल बिछा। ये जो गोरखपुर से और सलेमपुर तक 4 लेन देख रहे हैं, 2014 में मेरे भाई साहब यहां से पत्र माननीय नितिन गडकरी जी को दिए। जब वहां से मांग होने लगी कि इसका प्रस्ताव उत्तर प्रदेश से, उस मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी भी 2 बार मिले। तो जब मिले अखिलेश जी से तो उन्होंने कहा हाँ मैं भेज दूंगा प्रस्ताव चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार को भेजना था, तब NHAI को जाता। तो उसमें ये हुआ कि अखिलेश जी को कोई समझा दिया कि यहां से यहां तक कोई जमीन का अधिग्रहण नहीं करना है, रोड के किनारे जमीन है तो आप इसका श्रेय लें। लेकिन श्रेय तो मेरे भाई साहब को जाता है। वो लगातार एकदम प्रेशर बनाए रहे, वहां गडकरी जी का हमेशा चिट्ठी आता रहा, जिसका उस चिट्ठियां हैं हमारे पास, वो भी दे देंगे आपको। तो उसका परिणाम ये रहा कि गोरखपुर से और सलेमपुर तक, देवरिया से होते हुए सलेमपुर तक हमारी 4 लेन आ गई। और 2023 में माननीय नितिन गडकरी जी को भाई साहब लाए, प्रस्ताव दिए थे, प्रस्ताव की स्वीकृति हो गई थी। और स्वीकृति के बाद उसका शिलान्यास करना था। 2023 में माननीय गडकरी जी आए तो वह 5,500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। मेरे पिताजी 1998 में चुनाव लड़ रहे थे सलेमपुर से, और बालेश्वर जी कल्पनाथ राय मऊ से लड़ रहे थे समता भाजपा गठबंधन में। तो बालेश्वर जी से बालेश्वर इन लोगों के भक्त थे बड़े। तो बालेश्वर जी कहे कि मैं तो कहीं जाऊंगा नहीं प्रचार करने, लेकिन आप लोगों के लिए लोकसभा में जाऊंगा प्रचार। तो यहाँ पे और वहां पे आए थे। तो यहाँ पे हमको याद है पार्टी कार्यालय के पास जो पुराना थाना था, वहां पे रात में 8-9 बजे करीब उनका मंच लगा और बालेश्वर जी ने गाना गाया कि हर केवल का सलेमपुर सिंगापुर बनेगा, कंप्यूटर से कटाई भैया कंप्यूटर से जोताई। तो उस समय का जो बालेश्वर जी का सोच था, वह सोच आज पूरा हो रहा है। गडकरी जी आए, 5,500 करोड़ का उन्होंने जो प्रोजेक्ट दिया, वह प्रोजेक्ट आप समझिए महादाह से बंसी पार होते हुए रेल क्रॉस करके रेलवे लाइन को, फिर आपका गंडक नदी क्रॉस करेगा, उस पर पुल बनेगा। फिर आप जो है बनवा टोला चले जाइए, बनवा टोला से फिर दिगेश्वरनाथ मंदिर के पश्चिम से ही फिर नवलपुर वाले ये गंडक नदी पर फिर पुल बनेगा, और नवलपुर के पास आकर के उरदौली के पास वह सड़क, ये 6 लेन होगा 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर का ये 6 लेन है, काम चालू है, आप जाके देख सकते हैं। और यहां से या सीधे फिर घाघरा नदी होते हुए घाघरा पे भी बड़ा पुल बनेगा, और वहां से फिर बेलथरा होते हुए सिकंदरपुर होते हुए बलिया को जोड़ेगा। ये 4 लेन की सड़कें हैं सब। अब घाघरा पे पुल जब बन जाएगा दूसरा एक के बड़ा, तो कैसा नजारा होगा आप समझ सकते हैं इसको। और उसके बाद से सलेमपुर में ये 6 लेन बन जाएगी, तो खूबसूरत लगेगी नहीं सर। और साथ में बनवा टोला से मझौली राज से ही आप सीधे भाटपार होते हुए, आप देख रहे होंगे भाटपार के तरफ कभी गए होंगे, तो भाटपार से सीधे आप जाएंगे तो पकड़ी बाबू होते हुए, भिंगारी बाजार होते हुए बाएं से ही, और सीधे भोरे होते हुए ये निकल जाएगी सूर्यम सराय, और जाके NH में मिल जाएगी जो तमकुही से और लखनऊ तक जाती है, उस 4 लेन में मिल जाएगी। और यहां से फिर सलेमपुर से वही बड़वा टोला से ही आपका सोहनपुर होते हुए मैरवा सिवान वाली में सड़क में 4 लेन मिल जाएगी। तो ये तो कुछ सड़कें बन गई हैं और काम जारी है। तो 5,500 करोड़ का प्रोजेक्ट कम थोड़ा नहीं होता है। रेलवे में तमाम ट्रेनों को 6-7-8 ट्रेनों को हमने रुकवाने का काम किया। दोहरीकरण रेलवे का हुआ पूरा, यहाँ से लेकर भटनी से लेकर के और वाराणसी तक। उसके बाद से इलेक्ट्रिक से भी जुड़ गया ये। तो ये विकास का एक मॉडल, और सलेमपुर भाटपार में और बेलथरा में, सिकंदरपुर में, बांसडीह में भी सारी सड़कें बन करके खूबसूरत हैं। आप कहीं से भी जाएंगे तो नहीं लगेगा कि आप जो है लोकल कहीं इलाके में घूम रहे हैं। इस तरह की सड़कें बनी हैं। हॉस्पिटल का डिमार्केशन हो गया, हॉस्पिटल हमारा ऊंचीकृत था और शानदार 100 बेड का हॉस्पिटल हो गया सलेमपुर में। भाटपार में हमने 25 लाख रुपए का, जब कोरोना काल चल रहा था, तो वहां पे एक थे 25 लाख रुपए की लागत से एक बेड बनवाने का काम किया, 25 बेड का, और 25 लाख रुपया दिया। भाटपार जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है
वह तो एकदम एक तरह से खराब था, इसलिए कि वहाँ प्राथमिक जो उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जसुई में है, जसुई मशीन उशीन लगी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में भी वह ठीक से चालू नहीं हो पाया था, जर्जर हो गई थी। तो हम लोग सोचे कि इसी को बढ़ाया जाए, तो भाजपा में वह बन करके 25 बेड का हॉस्पिटल बन करके तैयार हो गया, चालू है। उसका शिलान्यास कर्पूरी ठाकुर के नाम पर मैं उस भवन को दिया। आप उसके बाद से जो भाजपा में ब्लॉक बना है, ब्लॉक का नींव मैंने डाला है। 17 से 22 के बीच में जनता से वादा किया था इस बात पर ब्लॉक को यहाँ से अन्यत्र उठा करके दूसरे जगह जाएगा, शानदार बनेगा। और जो पत्र लिखना है, जो चिट्ठी लिखना है, मैंने लिखा था। उसके बाद से माननीय विधायक जी आए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनकी बात सुनी गई, हुआ। और भाजपा में भी 4-5 पुल मैंने बनवाया है। आप एक गांव है खरवनिया, 14.5 करोड़ की लागत से बनी है, जो दोगारी से और सीधे खरवनिया को जोड़ने का काम करते हैं। वो भी बन करके तैयार हो गया, चालू हो गया, आवागमन चालू हो गया है। तो ऐसे विकास का जो काम है, आप खामपार में गए हैं, खामपार में जाइए कभी, जो बनारस में आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज है, उस टक्कर का 50 बेड का खामपार रानी में वो आयुर्वेद कॉलेज बना हुआ है। उसमें आप जितना बाबा रामदेव सुविधा देते हैं, पंचकर्म से लेके हर चीज का, वो वहां चालू है। तो आप जाइए कभी, आप देखिए वहां खूब शानदार जो है डॉक्टर भी हैं, और उसमें आयुर्वेद के साथ साथ है होम्योपैथ का भी इलाज होता है, और सब जांच निःशुल्क फ्री है। उच्चीकृत मामले में आप देखे होंगे कि लाल हॉस्पिटल भी उच्चीकृत कराया गया। तो जितने विद्यालय हम जानते हैं कि 100-150 विद्यालयों में हमने जिम दिया है, CSR फंड से मेहनत करा करके लाया। उनको RO प्लांट दिया लगा करके, जहां शुद्ध पानी बच्चों को मिले। तो ऐसे ऐसे प्रयास लगातार, कुछ जमीनों के कारण कुछ बड़े प्रोजेक्ट रुक जा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि सलेमपुर में जमीन का अभाव होने के कारण। आपका जो देवरिया में मेडिकल कॉलेज बना है, वह सलेमपुर में पारित था, प्रस्तावित था, और मेरे भाई साहब काफी मेहनत किए थे, वो मेडिकल कॉलेज की सलेमपुर में बनी। लेकिन जब स्वीकृति मिल गई और जमीन का मामला आया, लगातार हम लोगों ने बहुत खोजा, बहुत ज्यादा प्रयास किया कि जमीन मिल जाए, लेकिन जमीन का अभाव था। जमीन के अभाव में कल्ला जी चूंकि बड़े नेता हैं, तो उन्होंने कहा कि रविंदर, तुम इस विद्यालय को, महाविद्यालय को जो है मेडिकल कॉलेज को देवरिया में ही बनने दो। तो इनकी सहमति पर ही हुआ बना वहां पे, नहीं तो दांव फंसा था कि वो बनेगा तो सलेमपुर में बनेगा। लेकिन सलेमपुर में चूंकि सरकार जमीन अधिग्रहण नहीं कर रही थी, और वो सरकार को चाहिए भाई ग्राम सभा की जमीन हो, ग्राम सभा की जमीन उतनी 22, 23, 24 एकड़ कहां मिल रही थी, नहीं मिल पा रही थी। एक आदमी घोषित भी किया तो पीछे हट गया। तो कलेजा सबके पास थोड़ा नहीं विनोबा भावे वाला कि मैं अपनी पूरी जमीन दे दूं और राष्ट्र के नाम समर्पित होते। इस युग में इस तरह का नहीं है कि भाई उन्होंने अपील किया विनोबा भावे ने, और तमाम लोगों ने जमीनें अपनी दान की संगठनों को। तो ऐसा इस तरह का भाव अब नहीं रह गया। तो इस अभाव में वह मेडिकल कॉलेज जो है देवरिया में बन गया। और जब उसका शिलान्यास करने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आए थे योगी आदित्यनाथ जी, तो मेरे भाई साहब इस बात को उठाए थे कि महाराज जी ठीक है, तो बन गया, यहाँ पे बन रहा है, लेकिन देवराव मेडिकल कॉलेज के साथ सलेमपुर का नाम सलेमपुर देवरिया जुड़ना चाहिए, सलेमपुर देवरिया जुड़ना चाहिए। और महाराज जी ने वहां घोषित भी किया कि नहीं सलेमपुर रहेगा। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं सरकार में रह करके नहीं कही जा सकती हैं। तो ये उतना बड़ा मेडिकल कॉलेज 350-400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, तो मेरे भाई साहब की देन है जो देवरिया में बन गई। मैं सोनू घाट से, आप जाते हो महुआनी ना, मैं उस सड़क के लिए मैंने पत्र लिखा, लेकिन झगड़ा लोग दूसरे लोग किए कि मैंने लिख दिया। वो महुआनी से सोनू घाट से महुआनी तक जो बनी वो मेरे भाई साहब को पैठ हुआ। तो ऐसे बहुत सारी सड़कें हैं जो दूसरी विधानसभाओं में भी जो सलेमपुर को जोड़ती हैं, उनको भी हमने 2 लेन कराने का काम किया। तो विकास का काम हमने किया। और पर डे जो बीमारी से संबंधित लोग आते थे हमारे, तो हम जानते हैं कि महीने में उत्तर प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से 30 से 40 लाख रुपया इस लोकसभा क्षेत्र को
केवल दवा के लिए मिलता था। जो जरूरतमंद थे, कैंसर के, हार्ट के, किडनी के जो पेशेंट थे, उनको 30 से 40 लाख रुपया हर महीने में उनको मैं दिलवाने का काम करता था। पत्र पे रिकमेंडेशन करते थे एमपी साहब, उनका आय जात निवास लग जाता था। और माननीय योगी जी ने बड़ा अच्छा काम किया कि हर जिले पर ऑनलाइन की व्यवस्था सरकार द्वारा, हम लोग पत्र लिखते थे, वादी वहां लेके जाता था अपना पत्र और वो दिखाता था एस्टीमेट, वहीं से ऑनलाइन होती थी। 1 हफ्ते के अंदर आपका पैसा आपके हॉस्पिटल में चला जाता था। तो ये बहुत अच्छी सुविधा, बहुत बढ़िया सुविधा थी। तो ऐसे अब सड़कें तो अनगिनत है। हम तो भाई साहब यहाँ पे जो खेमादेई है ना, वहां पे सोलर प्लांट 2-2, 3-3 बार बड़ी बड़ी कंपनियां आई और वहां देख करके गई, सर्वे करके गई, लगना था लेकिन कुछ तकनीकी कारण था जिसकी वजह से वो नहीं लग पाया। लेकिन वो प्रोजेक्ट आज भी दिमाग में है, चलता रहता है। जब मौका मिलेगा तो फिर होगा। तो ये विकास का क्रम तो इतना है कि गिनाते रहे तो भाई समाप्त नहीं होने वाला है। तो मेरे पिताजी ने भी और मेरे भाई साहब रविंद्र कुशवाहा ने भी लगातार काम किया इस लोकसभा में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बहुत सारे लोग, विपक्ष वाले लोग कहते हैं कोई काम नहीं किया, तो हम क्या काम गिनाए भाई, आगे बैठ करके हमसे डिस्कस कर लो। हाँ, कुछ लोगों ने जो जीते हैं 1-2 बार तो काम ऐसा किए हैं, कोई कमीशन वाला, विपक्ष के लोग लाइट लगवा दिए और लाइट में कमीशन ले लिए, पता चला कि 10 दिन में खत्म हो गया। वही काम इस समय भी जो जीते हैं वो कर रहे हैं। आगामी चुनाव 2027 में अगर पार्टी आपको टिकट देती है, आप भाटपा रानी विधानसभा में काफी जागरूक है, सुचारू रूप से काम भी कर रहे हैं, जनता से मिलने का भी हमेशा प्रयास करते रहते हैं, जाते रहते हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर आपको टिकट मिलता है और जनता आपको चुन के भेजती है विधानसभा, आपका क्या विजन है भाटपा रानी के लिए, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और टिकट देगी कि नहीं देगी वो उसका विषय है। मेरा काम है जनता के बीच में रहना, जनता के लिए काम करना, पार्टी के जो समय समय पर पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उस कार्य को करना, सरकार की जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसकी नीति को बताना, केंद्र सरकार की नीति को बताना कि हमने जनहित के ये काम भारत सरकार ने किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, इसको हम बताएंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे। और टिकट यदि पार्टी देती है, कोई जरूरी नहीं कि भाजपा से ही दे, कहीं से भी दे सकती है। हम संगठन में काम कर रहे हैं, संगठन के हैं, तो पार्टी कहीं से भी टिकट दे सकती है। जहां से देगी, जहां से लड़ाएगी लड़ेंगे, नहीं देगी नहीं लड़ेंगे, लेकिन जनता के बीच में तो हम हमेशा रहते हैं। और यदि जीतते हैं तो उस विधानसभा को मॉडल स्वरूप जरूर देंगे कि लगे कि हमारा उत्तर प्रदेश में हमारे इस विधानसभा का एक महत्वपूर्ण स्थान है, हर चीज से वह सुसज्जित होगा। यह मेरा प्रयास रहेगा, चाहे पानी हो, चाहे शौचालय हो, चाहे आवास हो, चाहे पेंशन हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे किसानों से संबंधित जुड़ी समस्याएं हो, चाहे फैक्ट्री हो। प्रयास करेंगे कि एक बड़ी फैक्ट्री लग जाए उस विधानसभा में। मोदी जी तो आत्मनिर्भर भारत के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, तमाम नौजवान हैं कि भाई आत्मनिर्भर भारत को बनाना है। जो सपना है पार्टी का 2047 का कि इस भारत को विकसित बनाना है, तो हमारे अंदर भी वह सपना होना चाहिए कि हम जिस विधानसभा में जीतते हैं, जिस विधानसभा से हमको पार्टी लड़ाती है, तो मैं उस विधानसभा को विकसित करूं। तो जब मैं उस विधानसभा को विकसित करूंगा तो एक कड़ी जुटेगी ना इस भारत को विकसित बनाने में, कि एक कड़ी, एक कोने से एक कड़ी जुटेगी। तो वह सपना हमेशा रहेगा कि हमारा विधानसभा हर चीज से सुसज्जित रहे, वह विकसित रहे और रोजगार भी उसी विधानसभा में मिले हमारे नौजवानों को। उनको आगे कहीं अपना गांव छोड़ के ना जाना पड़े, उनको गांव में ही रोजगार की व्यवस्था कराने की बात पार्टी भी करती है, मैं भी करूंगा और प्रयास भी करूंगा। आपकी पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, आपने बताया कि आप गुरु अपने पिताजी को मानते हैं। आप एक ऐसा नेता का नाम बताइए अपने भारतीय जनता पार्टी में, पुराना या नया जो भी हो, जिसको आप एक आदर्श स्वरूप मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। आदर्श स्वरूप तो इस समय भाई हम लोगों के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ही हैं और उनको आदर्श के रूप में इसलिए हम मानते हैं कि मेरे पिताजी का जो मिशन था, जो विजन था, वह सड़कों पे गरीबों की लड़ाई लड़ते थे,
आवास की लड़ाई लड़ते थे, स्वास्थ्य की चिंता के लिए लड़ाई लड़ते थे। और जितना उनका विजन था, मैं साथ में चूंकि उनके रहता था, काम देखता था, तो गरीबों के लिए जो भी उन्होंने लड़ाई लड़ी, जो मांग किया, वह नरेंद्र भाई मोदी इस देश को पूरा कर रहे हैं। चाहे वह स्वास्थ्य के मामले में आयुष्मान कार्ड हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे बिजली हो, तो इस सब के लिए तो लोग लड़ते थे, झगड़ते थे, चक्का जाम करते थे। और ऐसे में इस समय वर्तमान स्थिति में ये सारी चीजें किसानों को, गांव के लोगों को, महिलाओं को और सबको मिल रहा है। और जब मोदी जी ने एक सबसे बड़ा काम किया है, जो महिला सशक्तिकरण का काम। गांव गांव में ये ऐसी नहीं था कि ये योजना नहीं थी, पहले योजना ये थी, पहले भी 2014 के पहले भी थी, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं देती थी। महिलाओं की स्थिति क्या थी, लेकिन गांव गांव में जो उन्होंने संस्था बनवा करके, उसको रजिस्टर करवा करके और महिलाओं को जोड़ने का काम किया, और जोड़ करके उनको रोजगार बताया कि ये ट्रेनिंग करो, ये रोजगार करो आत्मनिर्भर बनने के लिए। तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो मोदी जी के इस सपने को साकार कर रही हैं। मैं देखा हूं भाटपा रानी में भी, सलेमपुर में भी और तरकुलवा में शाही जी के क्षेत्र में भी ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जो 2 लाख से लेकर 10 लाख 15 लाख रुपए अब कमा रही हैं और अपने स्वतः उत्पादन कर रही हैं। तो ये बहुत जिसे प्रभावित करने वाला, बहुत ही प्रभावित करने वाला ये मोदी जी का निर्णय था। और उनको पैसा भी दे रहे हैं उस योजना में, उनकी संस्था को वह करोड़ों करोड़ रुपया आप ले सकती हैं लोन लेकर के, और उसको आप काम करिए, पैसा जमा करिए, जो आय होती है और वृद्धि करिए। आप फैक्ट्री भी बड़ा विजन के रूप में स्टार्टअप चालू कर सकती हैं। इस तरह का विजन दिया है। तो निश्चित तौर पे बड़े नेता होने के नाते, भले देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हम उनको जो है बहुत बहुत लाइक करते हैं। और लाइक इसलिए करते हैं कि उनका काम बहुत शानदार है देश के प्रति। विपक्ष पार्टी का कोई भी पहले का या अभी का जो वर्तमान में जो नेता है, कोई एक ऐसा नेता वैचारिक मतभेद रखते हुए भी जिनका आपको काम पसंद आता हो, एक नेता का नाम बताइए। देखिए, वो बात वही फिर चालू हो गई। मेरे पिताजी तमाम ऐसे जो समाजवादी नेता थे, मुलायम सिंह से लेकर चौधरी अजीत सिंह से लेकर जाट साहब, जाट फर्नांडिस थे, और देश के वीपी सिंह जी थे, चंद्रशेखर जी थे, ये सारे लोगों के साथ मेरे पिताजी काम किए थे। लालू यादव, नीतीश कुमार जी, सबके साथ काम किए थे मेरे। एस.डी. देवगौड़ा थे और करुणानिधि जी थे। इन लोगों के साथ काम किया उन्होंने, समझिए। तो ये कहना मुश्किल है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब माननीय मुलायम सिंह जी थे, तो उनका काम जिसे हर वर्ग को संभाल कर ले जाना, हर वर्ग की बात सुनना, सबका काम करना, काम बहुत शानदार करते थे नेताजी। तो पुराने नेताओं में यदि मैं बात करूं तो पिताजी के बाद मुलायम सिंह जी का स्थान आता है, तो मैं उनको आदर्श मानता हूं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जनता के बीच अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल के हमको पॉडकास्ट, हमारे चैनल को पॉडकास्ट के लिए इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भाई भारत दर्पण जी टीम को बहुत बहुत हमारे तरफ से धन्यवाद है कि आप सबसे पहले तो मेरे जैसे कार्यकर्ता को समझा आपने, और मेरे पास आए आप लोग, मेरा इंटरव्यू लिए, इसके लिए आप लोगों को भाई बधाई है। और खास तौर पे रवि मिश्रा जी को, अंकित मिश्रा जी को, सुदामा यादव जी को और ललित यादव जी को, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, इसलिए कि यह सामाजिक कार्य है और इस कार्य को आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अपने चैनल के प्रति आपका जो दायित्व है उसका निर्वहन बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं। इसके लिए भारत दर्पण को बहुत बहुत बधाई, रवि जी को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं।